आज हम देखने वाले हैं द इन्वेस्टर हु सी फ्यूचर का चैप्टर नंबर 6 को। और हम देखते हैं टेक कैंग को बोल रहा होता है, तुम अपने फ्यूचर देखने की एबिलिटी को पा लिए हो। जिस पर कैंग बोलता है, क्या मैंने सच में फ्यूचर देखने की एबिलिटी को पा लिया है, बिल्कुल कॉमिक्स या मूवी के सुपर हीरो की तरह। पर लोगों की सोच के हिसाब से तो सुपर पावर या तो उड़ने की होती है या सुपर स्ट्रेंथ या टेलीकिनेसिस की पावर, जिससे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया जा सके। पर मेरी एबिलिटी तो इन सब से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम ठीक से सोचें तो उड़ना तो हम एयरप्लेन से भी कर सकते हैं, और सुपर स्ट्रेंथ जिससे बिल्डिंगों को तोड़ा जा सकता है उसे एक्सकवेटर से कर सकते हैं। ये जितनी भी सुपर पावर है मशीनों से रिप्लेस की जा सकती हैं, पर फ्यूचर एबिलिटी इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तब भी नहीं अगर आजकल के कंप्यूटर या एआई को इस्तेमाल करें। जिस पर टेक हंसते हुए बोलता है, हा हाँ, इलेक्शन, स्पोर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर और बाकी सब भी। और क्या हो अगर ये सभी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो। तो कैंग एक्साइटेड होकर बोलता है, तब तो ये ऐसी एबिलिटी होगी जिसे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। फिर कैंग खुद को देखते हुए बोलता है, आखिर ये सब कब से शुरू हुआ। तो टेक बोलता है, शायद ये एबिलिटी तब अवेक हुई होगी जब तुम किसी मुसीबत में होगे, जैसे उस समय जब एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड होने वाला था। जिस पर कैंग बोलता है, तो मुझे ये सब दोबारा क्यों दिखाई दे रहा है। और अगर मुझे ये एबिलिटी के बारे में पहले ही पता चल जाता तो मैं वेकेशन कैसीनो खेलने जाता, और ये नहीं तो और भी तरीके हैं जिससे पैसे बना सकें। लेकिन जब वहाँ एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हुआ था उसके बाद मुझे बहुत समय तक ये नहीं दिखाई दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरा कोई वहम है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर दिया। और बोलता है, आखिर क्यों मुझे ये सब दोबारा दिखाई दे रहा है। जिस पर टेक सोचते हुए बोलता है, तुम ये सब तब देखे जब हम बैंटकॉइन की बातें कर रहे थे, और तब भी जब तुम मेरी सिस्टर से ओपीसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर एबिलिटी तुम्हें फाइनेंस से रिलेटेड दिखाई देता है। तो कैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड होने के बारे में क्या। जिस पर टेक थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, शायद ये एक्सेप्शन होगा क्योंकि उस समय तुम डेंजर में थे। फिर टेक दिमाग में ज्यादा जोर लगाते हुए चेयर में रोल करने लगता है और अपने कंप्यूटर के पास जाकर कुछ सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक्सप्लोसिव डिफेक्टेड था, जिसके कारण वन प्रिसीजन केमिकल जो कि उसकी सप्लायर थी वो क्रैश हो गया था, जिसके साथ साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के स्टॉक भी क्रैश हो गए थे। और फिर टेक कैंग को बोलता है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। जिस पर कैंग बोलता है, तुम गलत नहीं हो, लेकिन इस दुनिया में जितनी चीजें होती हैं वो सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड होती है, और जब भी तुम ऐसी बात करते हो मुझे बकवास लगता है। तो टेक कैंग की आधी बात बोलने पर ही बोलता है, क्यों ना मैं तुम्हें पैसे प्रोवाइड करूं और तुम अपनी सुपर पावर, और इससे जितनी प्रॉफिट होगी हम उसे आधे आधे में बांट लेंगे। जिस पर कैंग टेक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है, पर क्या जब नुकसान होगा तो हम उसे भी आधे आधे में बांट लेंगे। तो टेक बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पर कैंग सोचता है, हाँ ये बात तो है, और अगर कुछ नुकसान होता है तो टेक अपने मैरिज फंड से इसे कवर कर लेगा। क्या हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लेना चाहिए। जिस पर टेक बोलता है, ये बिल्कुल एक गैम्बलिंग की तरह है, पर इसके होने के चांसेस हैं। तो कैंग बोलता है, अगर इसके होने के चांसेस है तो मैं ये करना चाहूंगा, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो देखता हूँ वो 100% एक्यूरेट होगा। और क्या हो अगर ये एबिलिटी सिर्फ किसी के होने की हाई प्रोबेबिलिटी को दिखाती होगी। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्यूचर एबिलिटी से काम नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेस और बेसिस भी होने चाहिए, और उसके बिना ये एबिलिटी पूरी तरह से बेकार है। और जरूरी नहीं है कि मैं अब तक सही हूँ तो अगली बार गलत नहीं होऊंगा, और अगर मैं अगली बार गलत हुआ तो हमें बिलियंस में नुकसान होगा। तो क्या हम इसे संभाल पाएंगे। जिस पर टेक कैंग को मनाते हुए बोलता है, ये बात सही है, पर यह भी सच है कि तुम्हारे पास फ्यूचर एबिलिटी है, तो क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहते हो। और तुम्हारे पास सुपर पावर है और मेरे पास 13 बिलियन वॉन, हम इसे मिला दे तो हम अच्छे प्रॉफिट कर पाएंगे। और टेक कैंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहोगे।
चलो साथ में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलते हैं। तो कैंग बोलता है, अगर मैं हाथ ना मिलाना चाहूँ तो टेक बोलता है, तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर कैंग अपनी शक्ल बना बोलता है, यह कैसी मतलबी दोस्ती है। और फिर टेक कैंग को हाथ मिलाने के लिए फोर्स कर रहा होता है। तभी कैंग को उसके दोस्त मिनयोंग का कॉल आ जाता है, जो कैंग से पूछता है वे लोग जीहोंग से मिलने होंगडे जा रहे हैं और उसे पता चला है कि तुम अपने काम से डिस्चार्ज हो चुके हो, तो क्यों न तुम भी साथ चलो। जिस पर कैंग मान जाता है और बोलता है, हाँ मुझे लगता है हम बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो मैं भी जरूर जाना चाहूँगा। तो मिनयोंग बोलता है, हम 1 घंटे के अंदर कुमा बियर पर मिलने वाले हैं, जो कि स्कूल के अपोजिट साइड पर है। फिर कैंग टेक से विदा लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम कुमा बियर पर देखते हैं, जहां पर कैंग पहुंच चुका होता है और उसके सभी दोस्त उसे बुला रहे होते हैं। और फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या मिलिट्री लाइफ वर्थ इट था? जिस पर कैंग बोलता है, अगर मुमकिन हो तो कभी मत जाना। और वे लोग मजाक करने लगते हैं। फिर कैंग अपने सामने 2 लड़कियों को देख पूछता है, ये लोग कौन हैं? तो उसका दोस्त उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। फिर वे लड़कियां अपने नाम बताने लगती हैं, जिसमें से एक का नाम वैंग जी है और दूसरी का नाम सिन्योरी है। फिर वे लोग ड्रिंक करने लगते हैं, जहां उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अगले साल स्कूल ज्वाइन कर रहे हो? जिस पर कैंग बोलता है, हाँ मैं अपने घर और ट्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। फिर वे लोग ड्रिंक कर ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जीहोंग भी वहां पहुंच जाता है और कैंग से बातें करने लगता है और बोलता है, तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था जब तुम डिस्चार्ज हो चुके थे। तो कैंग बोलता है, तुम भी तो अपने काम में बिजी रहे होगे, और क्या तुम्हें जॉब में मजा आ रहा है? जिस पर जीहोंग बोलता है, मैं बस इसे अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो उनके दोस्त बोलते हैं, हमारे ख्याल से तो हम दूसरे लोगों के मुकाबले सही ही हैं। और उनमें से एक जीहोंग को बोलता है, मैंने सुना कि फाइनेंस सेक्टर में न्यू हायरिंग को लेकर कटौती हो रही है। जिसके जवाब में जीहोंग बोलता है, सीबी का तो ठीक है, पर आईबी का हायरिंग अगले साल तक और घट जाएगा। यहाँ पे सीबी का मतलब कमर्शियल बैंकिंग और आईबी का मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से है। और इस सेक्टर में स्टाफ के रीएम्प्लॉयमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत तनाव भरा है। जिस पर उनका एक दोस्त बोलता है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग? लेकिन केवाईबी सिक्योरिटी तो अच्छा कर रहा है ना? तो जीहोंग बोलता है, असल पॉइंट ये है कि केवाईबी और दोरी सिक्योरिटी मर्ज होने वाला है, और अगर ये दोनों, जो कि सेकंड और फोर्थ लार्जेस्ट फर्म, मर्ज होंगी तो इनके वर्किंग स्टाफ की संख्या बढ़ जाएगी और ये आईबी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उन पर वर्क स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा से रिस्ट्रक्चरिंग मर्जिंग को फॉलो करते आया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो कैंग जीहोंग से बोलता है, तो तुम तो न्यू हायर्ड हो ना, तो तुम तो सेफ होगे। जिस पर जीहोंग बोलता है, न्यू हायर्स को भी वॉलेंट्री रिजाइन करवाया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ी चिंता में हूँ, और जैसा मैंने ये जॉब के बारे में सोचा था उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं है। तो कैंग पूछता है, तो तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? जिसके जवाब में जीहोंग बोलता है, मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उनके बाकी दोस्त बोलते हैं, हमें तो लगा था जॉब मिलने के बाद टेंशन खत्म हो जाता है, पर तुम्हें देख लगता नहीं कि ऐसा होता होगा। जिस पर जीहोंग बोलता है, यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनियां तो हैं, पर अच्छे इन्वेस्टर नहीं, और यही इस कंट्री की हकीकत है, और हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो फॉरेन कैपिटल को कम्पीट करवा सके। जिस पर कैंग बोलता है, ऐसा दिन जरूर आएगा जब ऐसा होगा। तो जीहोंग बोलता है, क्या ऐसा होने का चांस नहीं है कि कोई जीनियस इन्वेस्टर जैसे कोरियन वॉरेन बफेट यहाँ आ जाए? और वे लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, तभी सीन को कॉल आ जाता है, जिसे वह उठाते हुए बोलती है, हाँ हम कुमा बियर में सीनियर लोगों के साथ बैठे हैं, अंदर आ जाओ। तो उनके बगल में बैठा लड़का पूछता है, फोन पर कौन था? जिसके जवाब में सीन बोलती है, ये सीनियर सियोन आ है और हम इनसे आज मिलने वाले थे, लेकिन जब हमने उसे ये बताया कि हम सीनियर लोगों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ आ गई। जिस पर कैंग के सभी दोस्त शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या यह क्या बोल रही हो?
और कैंग अलग ही टेंशन में आ जाता है और बोलता है, क्यों, आखिर तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? तभी गेट के पास से कोई बोलता है, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? तो जीहोंग कैंग को डिफेंस करने लगता है। फिर हम गेट के पास एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोन होता है, जिसे कैंग देख बोलता है, सियोन आह, और सियोन आह बोलती है, कैंग जिन्हो। फिर हमें पता चलता है जब उनके दोस्त उन लड़कियों को बता रहे होते हैं कि ये लोग पहली बार मिल रहे हैं जब से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। और यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है।